दोस्तों क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं एसटी पेनल्टी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना उसके एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो आपका एडवांस टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 2 होता है ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स लेके आते हैं ना इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन पे पहले 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग को क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं तब आपके यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गए ना। अब दोस्तों सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे। थर्ड मॉडल पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, आप सभी लोग को पता होगा। अब आपको ये बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग को बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, log 10 टूल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे log 1 लिखा है। तो दोस्तों आप सभी लोग log 1 को क्या लिख सकते हैं, तो log 1 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना। log 1 मतलब क्या होता है दोस्तों, log 10 की पावर log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इतना तो आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है ना। इतना पता है ना, तो बस आप सभी लोग को एक छोटा सा नियम लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहती है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला ही है। log 10 और यहाँ पे a लिखा है, log 10 यहाँ पे p लिखा है। तो जब भी इसका मान आता है ना तो इसका मान क्या आ जाता है दोस्तों, बताइए। इसका मान आ जाता है log 10 a इंटू b, इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग ये बताइए, log 10 2 लिखा है, log 10 10 लिखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग बताइए। तो इसका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, log 10 और यहाँ पे a इंटू बी मतलब 2 और यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा। 2 इंटू 10 इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, log 10 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है, आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, बस यही बात है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, 2 + i + i² + i³ लिखा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि i² की वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू होती है दोस्तों -1, ठीक है, -1 होती है। इसी तरह से i³ की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, i³ की वैल्यू जैसे i² बराबर -1 हो गया, ठीक है। i² मैंने लिख दिया और यहाँ पे i लिख दिया, ठीक है। तो i² की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। -1 पे i का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -i आ जाएगा। तो i³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i³ की वैल्यू आ जाएगी -i, ठीक है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -i है। अब यहाँ पे i तो रहेगा ही, इसके बाद ये प्लस रहेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से जब 1 को आप हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे i है, +i है और ये -i है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है। अब आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 37 लिखा है, 47 लिखा है, इसके बाद 37 लिखा है, इसके बाद 29 लिखा है, इसके बाद 23 लिखा है, इसके बाद 19 लिखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे है 10 का डिफरेंस, ठीक है। आप सब लोग बस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 10 का डिफरेंस। 47 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 10 का डिफरेंस है। इसी तरह से 37 और 29 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 37 और 29 के बीच में है 8 का डिफरेंस। इसी तरह से 29 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -6 का। इसी तरह से 23 और 19 में -4 का डिफरेंस है, यही है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 और 19 में -2 को अपन घटा देंगे, यहाँ पे 2 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 17, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आए ना, जो भी दिक्कत है आप इधर से फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना तो आपको इस तरह से लिख देना है। आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 3:4 दी गई है। बी सी के नीचे आप क्या लिखेंगे, 8:9 लिखे हैं। अब दोस्तों मुद्दे की बात यहाँ से शुरू होती है कि अपने को यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 जैसे लिखा ना, तो 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब जो जिसके बगल पे खाली है ना उसी संख्या पे लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे 8 खाली है तो 8 के बगल पे 8 आ जाएगा, बस आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी तरह से 8 में 32 का, 8 में 4 का जब गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 9 पे 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें छोटे से छोटे संख्या से काट दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे कितने से काटता हूँ दोस्तों, 4 से काट देता हूँ, तो 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग को समझ आ रहा है ना, बस यही बात है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, एक्स वाई से 5 वर्ष बड़ा है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग कितना है, 33 है। 7 वर्षों के बाद वाई की आयु कितनी होगी, आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों अपन इजी वे पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि, अपन मान लेते हैं कि y की आयु कितनी है, अपन मान लेते हैं y की एज। ठीक है, y की एज अपन मान लेते हैं a। ठीक है, तो आपको ये बताना है x की एज कितनी हो जाएगी, x की एज हो जाएगी दोस्तों, बताइए, x की एज हो जाएगी a+5, यही होगा ना, यही तो लिखा है क्वेश्चन पे, x y से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो y की एज अपने को क्या माना था, a माना था, तो x की एज क्या हो जाएगी, a+5 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ आए ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, x और y की वर्तमान आयु का ये कितना है, 33 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दोनों की आयु का योग कितना है दोस्तों, 33 है। यानी कि अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो a+a+5 इनकी आयु का योग कितना है दोस्तों, 33 है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ए की वर्तमान एज लिख दी जाना है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट एज अपने को लिखना था, यहाँ पे भी वर्तमान लिख दीजिएगा, थोड़ा सा आपको मिस हो न हो, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन न हो। यहाँ पे y की वर्तमान एज कितनी है, a है, x की वर्तमान एज क्या है, a+5 है। ठीक है, इनकी आयु का एज कितना है दोस्तों, 33 है, तो हमने 33 लिख दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ घटा देना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 33 में अपन 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 आ गई। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए कितने आ गए दोस्तों, 14 आ गई। मतलब y की एज कितनी आ गई दोस्तों, ये जो है तो y की एज है ना, ये y की एज आ गई 14 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्वेश्चन पे क्या बोला है, 7 वर्षों के बाद, तो 7 वर्षों के बाद y की एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी y की एज, 7 वर्ष बाद y की एज हो जाएगी 14+7 बराबर 21 वर्ष। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, 21 वर्ष यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ तो आ रहे हैं ना। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.3 है तो इसमें हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों आप बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे कि होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना कितनी होती है, एक होती है, पढ़े ना, आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़े होगा, प्रायिकता ए प्लस ई नॉट, यानी कि होने और ना होने की प्रायिकता हमेशा एक होती है। ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले का आप बचपन से हमेशा पढ़े होंगे। यहाँ पे जीतने की संभावना 0.3 है, यानी कि इसकी संभावना कितनी है, 0.3 है, तो यहाँ अपने को क्या निकालना है, उसमें हारने की संभावना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे इसे घटा देंगे, तो यहाँ पे पी नॉट कितना आ जाएगा दोस्तों, एक में से आप जब इसे हटा देंगे तो 0.7 आ जाएगा। यही इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, होने और ना होने की संभावना हमेशा एक होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे 87 तक में कितने पद हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अंतिम पद तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी अंतिम पद दिया रहता है ना तो उसके एक लिए फॉर्मूला हो जाता है, L बराबर A n-1 डी, ये वाला एक फॉर्मूला आ जाता है। बस आपको इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल है ना, एल मतलब अंतिम पद कितना दिया है, 87 दिया हुआ है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9 है। ठीक है, तो प्लस लिख दें n-1, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, डी की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे,
दूसरे पद से या पहले पद को घटा दीजिए या फिर तीसरे पद से दूसरे पद को, मतलब आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव पे सेकंड पद से फर्स्ट पद को घटा देना है। ठीक है, कोई भी पद ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से यदि आप 9 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, कितना आएगा आप सभी लोग ये बताइए, +3 आ जाएगा। यही आएगा ना, और कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 3। सर्वांतर 3 यहाँ पे आ गया, बस आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप सभी लोग कंफ्यूजन में हो जाइएगा। यहाँ पे ए बराबर क्या है दोस्तों, ए बराबर 9 यानी कि प्रथम पद। सर्वांतर यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना है, आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 87 में से यदि आप 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप ये बताइए। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 78 आएगा ना, यही आप करके भी देखिए। तो आपको क्या करना है, 3 और यहाँ पे n-1 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3n-3। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और यहाँ पे 3n बचेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 27 या 81। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर है। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए दोस्तों मैं आपको 5 मिनट की टाइमिंग देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट पे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं ना, इतना मैं टाइमिंग आपको दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे एक शंकु आकार का समीकरण दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इसकी उत्केंद्रता क्या होगी, यानी कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो शंकु होता है उसके फॉर्मूले पे अपने को कन्वर्ट करना है। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर बराबर 1। यही होता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही होता है ना, एलिप्स का फॉर्मूला वगैरह यही होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी उत्केंद्रता क्या होती है, उत्केंद्रता मतलब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसकी उत्केंद्रता होती है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होते ना। तो बस दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला जो समीकरण है ना, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण पे 144 का भाग दे देना है। 144, यहाँ पे भी मैंने 144 कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने 144 पे 144 का ही भाग दे दिया, यानी कि इस पूरे समीकरण पे 144 का भाग दे देना है। तो इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों एक छोटी सी आपको ट्रिक लगाना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखा रहने देना है, लेकिन ये वाला जो 4 है ना, ये वाला जो 4 है, इस 4 को इसके बटे पे लेके जाना है। तो यहाँ पे कैसा आ सकते हैं, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से लिखेंगे ना, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जब अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इसी तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों वाई स्क्वायर भी अपन यहाँ पे लिखेंगे, और वाई स्क्वायर को भी अपन कैसे लिख सकते हैं, 144/9। ठीक है, वाई स्क्वायर बटे 144/9, यही आ गया, और यहाँ पे बराबर 1 तो है ही। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आई है ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू तो अपने को फाइंड हो गई। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे उत्केंद्रता वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे इनकी मान को वैल्यू को रख देना है। यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे एक में रहेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम ए लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 144/9, यही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर को मैं सीधे कन्वर्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/144, यही आएगा ना, तो आप इसे काट दीजिएगा। अब दोस्तों लास्ट पे क्या बचेगा, लास्ट पे क्या बचेगा, मैं सीधे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस 4/9, यही बचेगा ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे, 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/9, 5/9 आया। ठीक है, और ई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/9 आ जाएगा। 5/9, 9 का वर्गमूल अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5√3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ आ गया ना दोस्तों, जो भी दिक्कत हो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बराबर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका उत्केंद्रता आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, फाइट के अक्षरों से कितने, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, फाइट अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पे फाइट शब्द लिखा है, इसे कितने प्रकार के अक्षरों से व्यवस्थित किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे फाइट में कितने वर्ड हैं, फाइट में दोस्तों टोटल वर्ड हैं 5। तो 5 का फैक्टोरियल आप निकाल लीजिए, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है ना, समझ तो आ रहा है ना? जो भी दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिएगा मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्न में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 से पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, आपको ये पता करना है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकाल ले, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने उन संख्या को यहाँ पे फाइंड करना है जिनके बीच अंतर कम हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 180 है, इनके बीच अंतर कितना है दोस्तों, 30 का अंतर है। तो बस आपका एचसीएफ यहाँ पे 30 ही आएगा या फिर 30 का कोई मल्टीपल होगा, तो आपको यही देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 30 से 150 भी कट जाएगा, 270 भी कट जाएगा और यहाँ पे 180 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 30 ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी बोला था इसलिए यहाँ पे 30 आएगा, छोटी से छोटी बोल देता तो यहाँ दोस्तों 3 आ जाता। ठीक है, तब उसे भी अपन इसमें कन्वर्ट कर लेते दोस्तों, 3, 10 और यहाँ पे उसमें कन्वर्ट कर लेते, तब आपका आंसर आ जाता 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ी से बड़ी पूछा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने को यहाँ पे एचसीएफ निकाल देना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है, a प्लस बी का योग कितना है दोस्तों, 7 है। उनके गुणनफल कितना है दोस्तों, a इंटू बी के गुणनफल कितना है, 12 है। तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, यानी कि a का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/a आ जाएगा। b का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 1/b आ जाएगा। तो बस आपको ये इसका योग निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है और a इंटू बी की वैल्यू 12 है, तो 7/12 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। आप सब लोग को समझ आ गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 600 लिखा ना, 603 और यहाँ पे 597, तो एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला वगैरह भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 603 है, 603 को अपन क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे इसको अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 600 माइनस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, तो बस आपको यहीं पे लगा देना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही आएगा। तो 600 का आपने स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36, इस तरह आ जाएगा ना, 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना तो आपको नहीं बता सकता। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो बस आप इसे घटाएंगे ना, तो 10 में से एक घटाएंगे, आप 10 एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, 9, 9, 9 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों लास्ट पे एक, यहाँ पे चला जाएगा तो 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो तो फिर से आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई लिखा है, इसका अपने को औसत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, अब आपको क्या करना है दोस्तों, 24 जो है ना, पूरे समीकरण पे 24 का भाग लगा देंगे। तो जब आप 192 पे 24 का भाग लगाएंगे ना तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक्स प्लस वाई का औसत निकालना है। तो इनके जब औसत निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, वह यदि वह 30 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप इनका अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, पहले कितना था, 40 था, इसके बाद में कितना होगा दोस्तों, 30 हो गया। और इससे अपने को तुलना करना है, 40 से तुलना करना है ना। तो यहाँ पे अपना परसेंटेज निकालना, तो यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, बस आप इसे कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ चुका है 10/4 और यहाँ पे फिर से आ जाएगा, यानी कि 25% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 100 पे जब अपन 4 का भाग लगेंगे तो 25 ही आएगा ना। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 24,000 के मूलधन पर 5% और 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना है। यानी कि अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि पी आर इंटू टी बटे 100 यही होता है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 24,000 है। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5% है। समय यहाँ पे कितना है, 4 है। बस आपको यहाँ पे 100 को भाग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना 48, यानी कि 48 में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग सॉल्व करके देख ही सकते हैं, 48 में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करने की ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 ये लिखा है, और यहाँ पे 4 है 5 बाई 6 कॉट 5/4। तो कॉट 5/4 की वैल्यू तो 1 होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे साइन 5/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू पूछा ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2 होती है। तो यहाँ पे मैंने साइन 5/6 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पे सेक सेक लिखा है, सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2। ठीक है ना, ये हुआ। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे साइन है ना, तो साइन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, आप ये बताइए। साइन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, पाई पाई-6। ठीक है, यही रहेगा। लेकिन दोस्तों जब आप इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक चीज वो हो जाएगा, ये जो है ना, जब अपन साइन 180 में से किसी संख्या को हटाते हैं तो वही इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन पाई बाई 6 ही रहेगा, और यहाँ पे कॉट पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बस आप इसका मान रख के चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2 हो जाएगी। तो बस आप इसे काट दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 बराबर 1, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा कौन कौन से है, 3x प्लस 4y बराबर 9, 6x प्लस 8y बराबर 15, इनके बीच की दूरी को अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो अपने को किससे मतलब रहता है दोस्तों, सिर्फ इनसे मतलब रहता है, C1, और ये हो गया दोस्तों C2 हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और याद करना है, ये वाले जो समीकरण है ना, जैसे कि ये इसी तरह से आपको इक्वल यहाँ पे बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है, इसमें भी 2 का भाग लगाना है, यहाँ पे भी 2 का भाग लगा देंगे, तो कुछ इसी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर 15/2, इस तरह से परिवर्तित हो गए ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी निकालना है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, C1 माइनस C2, यहाँ पे एक फॉर्मूला ही होता है, बटे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए मतलब ए हो गया 3 हो गया, और बी मतलब 4 हो गया, बस इतना ही आपको करना था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 15/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही आएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चल इसे अपन सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 में से 15 चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 3/10 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन था, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो सॉल्व वाली पीडीएफ है ना, इसको मैं आपका अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम पे लगभग लगभग पूछा ही जाता है, किसी भी ऑपरेटर का एग्जाम हो, चाहे एनपीसीएल रावत भाटा साइट हो, नरोरा साइट हो, किसी भी एग्जाम हो, वहां पे पूछ ही लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब आपको ये बताना है दोस्तों, dy/dx माइनस 10x लिखा है, तो इसका इसकी कोटि और घात कितनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके ना तो कोई कोटि है और ना ही कोई घात है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कोटि एक ही रहेगी और घात भी एक ही रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे कोटि एक रहेगी, घात भी एक ही रहेगी, सिंपल सा था, आप सभी लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है दोस्तों, ax+4 प्लस डी एक्स की क्यूब, यहाँ पे cx² प्लस dx प्लस 5 का अपने को अवकलन करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, जब भी अवकलन होता है ना, ये वाले फॉर्मूले तो आप पढ़े होंगे, xn-1 इसी तरह होता है ना। यदि अपन xn का अवकलन निकालते हैं तो कुछ इसी तरह से हो जाता ना, ये फॉर्मूला होता है, इसी तरह से आपको वहां सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है ना, तो x4 का अवकलन होगा, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे पहले आ जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा, और x⁻³ इस तरह से शुरुआत होगी, आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 रहेगा, सॉरी 3, यहाँ पे b आ जाएगा, x⁻² आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा d, ये इसका अवकलन आ गया। कौन से ऑप्शन पे, आप सभी लोग मिलान कीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। यानी कि इसका जब अपन अवकलन करते हैं एक्स, इस तरह से रहता है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, आप सभी लोग 11th वाली बुक में पढ़ा होगा। यदि अपन एक्स एन का अवकलन करते हैं तो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, n(x(n-1), यही होता है ना, आप सभी लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इसका अपने को समाकलन करना है।
समाकलन ही करना है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। बस आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है? जो भी डाउट हो तो आप मेरे से फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बराबर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करें दोस्तों, तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है ना? तो इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला यहाँ पे जो टर्म है, इससे अपने को एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर को जो अपन यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे एक को भी कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अवकलन है तो अवकलन को रहने दीजिए। अब यहाँ पे बटे पे ये है, ठीक है? तो इसके बटे हुए एक्स माइनस वन रहेगा और इसके बटे हुए एक्स माइनस वन रहेगा, ठीक है? तो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों, अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस वन रहेगा। तो इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। तो जब इसका मतलब समाकलन होगा तो समाकलन पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी घात जुड़ जाती है। तो एक्स थ्री अपॉन थ्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा एक्स, ठीक है? ये इसका यहाँ पे इसका समाकलन रहेगा। ऑप्शन ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे समाकलन जब भी होता है तो वहाँ पे एक इंटीजर जुड़ जाते हैं, ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि कितनी होती है? तो परिधि बराबर क्या होती है तो दोस्तों, टू पाई आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 35 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम पर लिख देते हैं 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 35 है। तो 7 पंचे 35 और 22 पंचे 110, 110 पे अपन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने मैथ के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया ना, कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। आप सभी लोग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जो भी डाउट हो फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो अपन फिजिक्स के क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापक्रम होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? आपको ये बताना है कि जो मधुमेह रोग होता है ना, किसकी कमी के कारण होता है, ये बताना है। तो जो मधुमेह रोग होता है ना, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, यानी कि डायबिटीज जो होती है ना, इंसुलिन की कमी के कारण होती है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे लगभग लगभग पूछा ही जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा है दोस्तों? काला। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? और इसी तरह के एग्जाम पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग मन पे डाउट मत रखिएगा कि ये क्वेश्चन मैं अपने मन से बना रहा हूँ। इसी तरह के एग्जाम पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस एग्जाम पे दिए होंगे तो आपको पता होगा, यदि आपने नहीं दिया ना तो जो भी आप पिछले साल का पेपर हुआ तो आप उससे मिलान कर लीजिएगा, होगा उसी लेवल पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सेट किया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिघटना के वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती हैं, यानी कि क्वेश्चन पे यही सिंपल वे पे पूछा है कि जो मरीचिकाएं होती है किस घटना का उदाहरण है? तो जो मरीचिका होती है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण होती है, ठीक है ना? यही यहाँ क्वेश्चन पे पूछा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पेस्ट कणों को कम कर देते हैं। यही रहेगा ना दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक तरह की शैवाल है, सॉरी मशरूम एक तरह का दोस्तों फंगई है, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मशरूम क्या है दोस्तों? एक तरह की फंगी है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन सहायता किसमें नहीं करता है? तो दोस्तों जो विटामिन होता है ना, विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? इजी क्वेश्चन है, बताइए। जो विटामिन होता है ना, पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता है। विटामिन जो होता है ना, पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष जब किसी को हो जाता है ना दोस्तों, तो उसको कौन सा लेंस लग जाता है? आउटर लेंस लग जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, आप पास की चीज को तो अच्छी तरह से देख पाएंगे लेकिन दूर की चीज को नहीं देख पाते हैं, तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ना, ठीक है ना? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को निम्न में परिवर्तित करते हैं। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसरभ तरंगे कौन-कौन सी होती हैं? तो अवसरभ तरंगे किसे बोलते हैं दोस्तों? अवसरभ मतलब जिसे सुना ना जा सके, यही हुआ ना? तो अवसरभ मतलब हुआ दोस्तों 20 हाइटस से जो नीचे की तरंगे होती हैं, उसे बोलते हैं अवसरभ तरंगे। 20 हाइटस से नीचे वाली तरंगों को अवसरभ तरंगे कहते हैं, जिन्हें सुन नहीं सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो जो लेंज का नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एडवांस टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेंस का नियम किस पर आधारित है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस वस्तु पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन अपने को ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कार्य बराबर क्या होते हैं? तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होते हैं बल इंटू विस्थापन, यही होता है ना? तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, बल इंटू विस्थापन बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य होते हैं। बल यहाँ पे कितना है दोस्तों? 7 न्यूटन है। कार्य यहाँ पे कितना है? 56 जूल है ना? अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों? विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन कितना आ जाएगा दोस्तों? आप ही बताइए। विस्थापन यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है ना? विस्थापन यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 56 पे जब आप 8 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रकाश सबसे तेज गति किसमें करता है? निर्वात में करता है। इजी क्वेश्चन था। 4 ओम, 5 ओम और यहाँ पे 6 ओम, 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम पे जुड़े हुए हैं। तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, आपको ये बताना है। आपको क्या करना है दोस्तों? इसे सिंपल वे पे जोड़ देना है। ठीक है? तो 5 4 9, 5 4 9 हो गए, 9 पे 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 6 18, 18 ओम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे संयुक्त प्रतिरोध बोला था ना, तो यहाँ पे 18 ओम रहेगा, यानी कि सबको आपको जोड़ देना है। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? 15 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? आपको ये बताना है। जहाँ जी बराबर कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों? एम जी एच होता है। एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 15। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम की एक वस्तु पर जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है दोस्तों? 15 किलोग्राम की एक वस्तु है जो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी? आपको ये बताना है। ठीक है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो अपने को क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी कि एम जी एच अपने को निकालना है। एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 15 है। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 है। और एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 मीटर है। बस यही करना था ना, और आपका आंसर आ चुका है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 735 जूल। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन रहेगा? रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना? सेम सेम यहाँ पे दिखे हैं, तो आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा। 735 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को आ गए ना समझ में? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल की गति दुगनी हो जाती है, तो गति जो है कितनी हो जाएगी? आपको ये बताना है। ठीक है? एक साइकिल की गति यहाँ पे, अब क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ पे क्या बोला गया है? यदि साइकिल की गति दुगनी हो तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आपको ये बताना है। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब साइकिल की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुनी हो जाएगी ना, यही होगा ना? तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर ही सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। यानी कि गति जब दुगनी होगी ना, तो वहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये जो गति है, यानी कि जो भी है, ये दुगना हो जाते हैं। तो जब अपन यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक है, इसका दुगना कर देंगे ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 ही गुना हो रहा ना, तो वही क्वेश्चन पे पूछा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ इसी तरह से आपके एग्जाम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है? आपको ये बताना है। तो त्वरित गति का समीकरण कौन सा नहीं है दोस्तों? आपको ये बताना है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक समीकरण क्या आ रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका इनकरेक्ट आंसर रहेगा। ये गति का समीकरण है ही नहीं ना। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपने सभी समीकरण के बारे में तो सुना होगा, यानी कि जैसे v स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों?
क्यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता है, ये समीकरण होता है पहले, ये तीसरा समीकरण हो गया। ये बराबर यू धन ए टी एक समीकरण होता है, गति का पहला समीकरण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, क्यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, ये भी समीकरण होते हैं, लेकिन आपने ये वाले फॉर्मूले को कभी नहीं सुना होगा, यही यहाँ पे इसका इनकरेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा दोस्तों, आप ये बताइए। तो सबसे पहले आप इसे काउंट कर लीजिए, तो जब आप इसका काउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं दोस्तों, कितने कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं, चार कार्बन आ रहे हैं ना, एक दो तीन और यहाँ पे चार, चार कार्बन आ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दूसरे कार्बन पे क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, CH OH, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा, 12th वाली बुक पे IUPAC नाम और 11th वाली बुक पे भी देते हैं, आप वहां से मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु पे धातु ये चमक पाई जाती है, तो जो ग्रेफाइट होते हैं ना और आयोडीन होते हैं, इनके तो वे धातु जैसी चमक पाई जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। नीलत होता क्या है दोस्तों, कापर सल्फेट को ही अपन नीलत होता बोल देते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रजत नहीं होते, यानी कि सिल्वर नहीं पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जर्मन सिल्वर होते हैं ना, जर्मन सिल्वर पे सिल्वर को छोड़ के सब कुछ पाया जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सुचालक क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों उनपे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए धातुएं सुचालक होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, तो एसिटिलीन अणु के जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको ये बताना है दोस्तों, वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, तो वुड स्प्रिट किसे कहते हैं दोस्तों, मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अब आपको ये बताना है दोस्तों, ये यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा समीकरण है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ओजोन पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों 0, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, शीतल पेय में क्या शामिल होते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली दोस्तों मैंने आपको इस मॉडल पेपर पे जितने 50 क्वेश्चन को समझाया ना, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में जो भी डाउट रहते हैं ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप चैनल पे पहली बार ही आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है दोस्तों।